बच्चों, आप जानते ही हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें अनाज चाहिए होता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार, जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। कुछ फसलें चारा फसलें भी हैं, जैसे बरसीम, जई अथवा सुडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। बच्चों, आप जानते ही हैं कि फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसलें हैं, जबकि गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें हैं। फसल उत्पादन में उन्नति की बात करें तो भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में केवल 4 गुना वृद्धि हुई। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल की हानि को रोकना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंध, फसल सुरक्षा प्रबंध। आइए बातचीत करते हैं फसल की किस्मों में सुधार कैसे किया जाता है। फसलों का अच्छा उत्पादन हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विशेष उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोध क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में अच्छे गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरा किस्मीय यानी कि विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीशीज एक ही जीनस के 2 विभिन्न स्पीशीजों में, अथवा अंतरावंशीय यानी कि विभिन्न जेनेरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है अच्छे गुणों वाले जीन को डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। चूँकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होती हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के कुछ कारक हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले उच्च उत्पादन। प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाई जा सके ऐसी किस्म को चुना जाता है। उन्नत किस्में। फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधता। जैविक यानी कि रोग, कीट तथा निमेटोड, तथा अजैविक जैसे कि सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। परिपक्व काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना
आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन का खर्चा भी कम होता है। अगला है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। और अंतिम कारक है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। उदाहरण के लिए चारे वाली फसलों में लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक होती हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। आइए अब बात करते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन की। फसल उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत 3 मुख्य कारक हैं: पोषक प्रबंधन, सिंचाई, फसल पैटर्न। पोषक प्रबंधन। पौधों के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक है। पौधों को पोषक तत्व वायु, जल और मृदा से प्राप्त होते हैं। वायु से कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मृदा से 2 प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। वृहत पोषक, वह तत्व जो अधिक मात्रा में होने चाहिए, वृहत पोषक कहलाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वे हैं लोहा, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। आइए अब बात कर लेते हैं खादों के बारे में। उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा में इन पोषकों को जैविक अथवा रासायनिक खादों, जिन्हें उर्वरक कहा जाता है, के रूप में डालकर उसकी उपजाऊ शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जैविक खाद के बारे में। जैविक पदार्थों के उपयोग के आधार पर खादों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करके ट्रकों द्वारा खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गड्ढे होते हैं, वहां पर ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों में गहरे खड्डे होते हैं और इन्हें भराव क्षेत्र कहा जाता है। भराव क्षेत्र में कूड़े करकट को उपयोगी और अनुपयोगी भागों में बांट दिया जाता है। अनुपयोगी भाग को भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत के साथ ढक दिया जाता है। कूड़े करकट के उपयोगी भाग के निपटारे के लिए भराव क्षेत्रों के निकट ही कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित कर लिए जाते हैं। बच्चों, कंपोस्ट किसे कहते हैं? कंपोस्ट काले रंग का पदार्थ होता है जो कूड़े करकट के पूर्ण रूप से गलने सड़ने से बनता है और इसकी कोई गंध भी नहीं होती। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जिसका उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थ गलने सड़ने से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग की एक किस्म वर्मी कंपोस्टिंग है। बच्चों, केचुओं को किसानों का मित्र जीव भी कहा जाता है। आओ यह पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति लाल केचुए कंपोस्टीकरण में किस प्रकार उपयोगी हैं। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा वर्मी कंपोस्टीकरण कहा जाता है। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे कंठ अथवा गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। लाल केचुए अधिक गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें आसपास नमी की आवश्यकता होती है। आओ अब वर्मी कंपोस्टीकरण को एक प्रक्रिया द्वारा समझें। मैदान में एक गड्ढा खोदें अथवा एक लकड़ी के बक्से को किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न बहुत गर्म हो और न ठंडा। गड्ढे अथवा बक्से के तल पर एक जाल या मुर्गा जाली बिछाओ। जाली के ऊपर हरे पत्ते, पौधों की सूखी डालियां और स्ट्रॉ यानी कि फूस भूसा भी बिछा सकते हैं। थोड़ा पानी छिड़क कर इस परत को गीला करो। अब कुछ लाल केचुए गड्ढे अथवा बक्से में रखो और इन्हें जूट की बोरी या पुरानी चादर या घास के साथ हल्का सा ढक दो। अब गड्ढे में फल सब्जियों का अवशेष, बची हुई चाय पत्ती, अधिक पौधे और खरपतवार डाल दें। कुछ दिनों बाद गड्ढे वाले पदार्थों को धीरे धीरे हिलाते रहें।
3-4 हफ्तों बाद गड्ढे में मिट्टी जैसा नरम पदार्थ दिखाई देगा। यह आपकी वर्मी कंपोस्टिंग है। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने बगीचे, गमलों या खेतों में डाल सकते हैं। आइए बात करते हैं हरी खाद के बारे में। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं।